आर्यमान से शाही दवाखाने को छोड़कर बाहर जाने और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तपस्या का सहारा लेने की बात सुनकर नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैना को अब आगे क्या फैसला लेना है ये सोचना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। नैना को इस तरह देख आर्यमान भी उसके दुविधा में फंसे होने का अंदाजा लगा लेता है। क्या हुआ नैना, तुम किस सोच में डूब गई हो? आर्यमान का सवाल सुन नैना अपने ख्यालों से बाहर आती है। कुछ नहीं आर्यमान, बस अब ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे मैं क्या फैसला लूं। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये तरीका पिछले तरीके जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये भी काफी कठिन है। अगर अगले 1 महीने के लिए मेरा इस दुनिया से संपर्क टूट जाता है तो यहाँ काफी कुछ बदल सकता है। मेरे दुश्मन मुझे खोजने के लिए मेरे चाहने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं आर्यमान। खुद से ज्यादा अपने प्रियजनों की सुरक्षा का सोचना हर किसी का दायित्व होता है। नैना भी अपने दायित्वों को समझ रही थी। उसे एहसास था कि उसके पीठ पीछे कुछ भी हो सकता है। तभी आर्यमान उसे भरोसा दिलाता है। नैना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं तुम्हारे अपनों और दोस्तों की रक्षा करूंगा। ब्रह्मयंत्र के बिना मेरे पास कोई खास शक्तियां तो नहीं है, लेकिन किसी भी आम इंसान को हरा दूंगा। इतनी ताकत मेरे बाजुओं में हमेशा ही रहेगी। इसलिए तुम बिना किसी चिंता के अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान दो। तुम्हारे आने तक सभी खतरों को मैं रोक कर रखूंगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना की चिंता थोड़ी कम होती है और वो राहत की सांस लेती है। ठीक है आर्यमान, फिर हम यहां से चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन इतने सारे सैनिकों को लेकर हम कहां जाएंगे? आखिर उनके रहने खाने की व्यवस्था कहां से होगी? नैना के सवालों को सुन आर्यमान कुछ सोचते हुए जवाब देता है। अभी के लिए हम अग्निबल का मुख्यालय किसी पहाड़ की गुफा में बनाते हैं। हम वहीं से छिपकर काम करेंगे। ये लोग वहीं रहेंगे और तुम उसी गुफा के आसपास रहकर अपनी तपस्या को पूरा करना। आर्यमान की बातों ने नैना की सारी दुविधा को दूर कर दिया था। उसकी बातों को सुन नैना उससे कहती है, ठीक है आर्यमान, तुम चलने की तैयारी करो। मैं बस थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आती हूँ। वैसे आर्यमान, हम अशोक का क्या करें? उसके ऊपर भी तो खतरा मंडरा रहा है ना, उसे भी अपने साथ ले चलें। अशोक का जिक्र करने के साथ ही नैना के होंठ फिर से कांपने लगते हैं। उसे ऐसा एहसास होता है जैसे एक बार फिर से अशोक उस पर दबाव डाल रहा है। उस लम्हे के बारे में याद आते ही नैना सिहर जाती है। उसकी सांसें भी थोड़ी तेज चलने लगती है। नैना के इस बर्ताव को आर्यमान भी देखते रह जाता है। क्या हुआ नैना, तुम ठीक तो हो ना? आर्यमान का सवाल सुन नैना बस हाँ में अपना सर हिला देती है। नैना के इस इशारे को देख आर्यमान उससे कहता है, हम अभी अपनी सेना की बात उसे नहीं बता सकते हैं, और फिर जिसके ऊपर खुद अरुणिमा की नजर हो उसे कोई भी क्या ही नुकसान पहुंचा सकता है। उस पर मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। वो यहीं रहे तो ठीक है, क्योंकि बाकी सब हमें भले ही नहीं खोज पाए। अरुणिमा जरूर खोज लेगी, लेकिन जब अशोक यहाँ रहेगा तो वो हमें खोजने की कोशिश भी नहीं करेगी। आर्यमान की बातें नैना को भी सही लगती है। ठीक है आर्यमान, तुम चलकर दादा को सारी बात बताओ। मैं बस थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। नैना की बातों को सुन आर्यमान वहां से चला जाता है। उधर नैना भी तैयार होने चली गई थी। शीशे में अपने बदन के घावों को देखते हुए भी नैना के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या जाते वक्त एक बार अशोक से मिल लूं? नहीं, मिलने की क्या जरूरत है? दादा को बता दूंगी, वो उसे मेरे जाने की जानकारी दे देंगे। मैंने ही उसे अपने सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। यही सोचते हुए नैना तैयार होती है और शाही दवाखाने के मुख्य महल के भीतर चली जाती है। नैना को सामने से चला आता देख रामू से कहता है, अरे नैना बेटी, ये सब क्या है? तुम यहाँ से जाने का फैसला कैसे कर सकती हो? तुम चिंता मत करो बेटी, हम उन्हें कभी भी शाही दवाखाने के भीतर नहीं आने दे सकते हैं। रामू की बातों को सुन नैना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है दादा, लेकिन सबकी सुरक्षा और मेरी भलाई के लिए यह जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए ना, मैं बस थोड़े ही दिनों के लिए जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं एक और बेहतर योद्धा बनकर आऊंगी। नैना की बातों को सुन रामू उसके हाथों को पकड़ लेता है। बेटी, अगर ये तुम्हारी भलाई के लिए है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम जाओ और हर तरफ अपना नाम ऊंचा करो। वीरभद्र और प्रतिभा का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो तुम। अपने माता पिता का जिक्र होते ही नैना मन ही मन सोचती है, नाम तो रोशन करूंगी दादा, लेकिन उससे पहले मुझे उनके मौत के रहस्य को भी हल करना है। यहाँ का हर बदला पूरा करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। यही सोचते हुए नैना मुस्कुराकर इधर उधर नजर डालती है, लेकिन उसे उसका कोई भी आदमी नजर नहीं आता है। ये देख नैना आर्यमान से कहती है, तुम मर्द लोग ना हम लड़कियों पर तैयार होने में ज्यादा समय लगाने का इल्जाम हमेशा से लगाते आए हो, लेकिन मेरे तैयार होने तक तुमसे कुछ लोग इकट्ठा नहीं किए गए। सोचो तुम औरतों को कितना झूठी बदनाम करते हो। नैना की इस बातों को सुन आर्यमान और रामू दोनों हंस पड़ते हैं। आर्यमान हंसते हुए नैना से कहता है, नैना तुम कोई जल्दी तैयार नहीं हुई हो। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही सभी योद्धा इकट्ठा हो चुके थे और दादा ने उन्हें सुरंग के रास्ते से बाहर भेज दिया है। मुख्य दरवाजा से बाहर जाना खतरनाक था, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। आदिबाहु उन योद्धाओं को लेकर बाहर जाएगा। उसे हमारा नया मुख्यालय बनाने के लिए एक सुरक्षित गुफा का पता है। आर्यमान की बातों को सुन नैना थोड़ा शर्मा जाती है। ठीक है, आप यहाँ से चलो, यहाँ रुक कर हम क्या करेंगे? नैना की बात सुन रामू उसे सुरंग का रास्ता दिखाता है और फिर उसे विदा करता है। नैना का इस तरह से जाना रामू को थोड़ा भावुक कर रहा था।
उधर नैना और आर्यमान थोड़े ही देर में शाही दवाखाने से बाहर निकल आए थे। शाही दवाखाने से निकलने वाली सुरंग ने उन्हें जंगल के बीच में छोड़ दिया था और वहां पर उन्हें अपने आदमी मिल जाते हैं। उन आदमियों के साथ नैना और आर्यमान थोड़ी ही देर में उस गुफा में पहुंच गए थे। नैना और आर्यमान के गुफा में पहुंचने के साथ ही सारे सैनिक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। यह उनका नैना और आर्यमान के प्रति सम्मान प्रकट करने का अपना तरीका था। सभी को यूं घुटनों पर बैठा देख नैना उन्हें उठ खड़ा होने का इशारा करती है। मेरे बहादुर साथियों, अगले कुछ दिनों तक हम यहीं रहने वाले हैं। यहां से जाने के साथ ही मैं आप सभी को आपके खास हथियार भी दिलवा दूंगी। तब तक आप यहीं रहिए और अपनी शक्तियों को बढ़ाइए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी हमारी स्थिति का पता न लगा पाए। नैना का आदेश सुनते ही उसके सभी सिपाही एक साथ एक स्वर में कहते हैं, जी मालकिन, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अग्नि सैन्य बल में अभी योद्धाओं की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये नैना को काफी शानदार महसूस कराते थे। उन सैनिकों की बात सुन नैना उससे कहती है, मैं अगले कुछ दिनों तक आप सबसे दूर यहीं किसी गुफा में अकेले ध्यान करना चाहती हूँ, इसलिए कृपया अगले कुछ दिनों तक आप सब यहाँ की व्यवस्था देखिए। आप सभी का सेनापति आदि है और आपको उसका आदेश मानना होगा। आपको अगर और किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ी तो आर्यमान भी आपकी मदद के लिए रहेगा। इतना कह नैना आर्यमान की ओर मुड़ती है। अब हमें चलना चाहिए, तुम मेरे लिए ध्यान लगाने की एक सही स्थान खोज दो और फिर चले आना। नैना की बात मानते हुए आर्यमान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर में वो उस गुफा के ठीक ऊपर बनी एक दूसरी गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर आर्यमान नैना से कहता है, अब मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलूंगा। तुम्हें सारी जानकारी मिल गई है कि तुम्हें यहाँ क्या करना है। उम्मीद है तुम खुद को सुरक्षित रखते हुए योद्धा के अगले चरण में प्रवेश कर जाओगे। आर्यमान की बातों को सुन नैना मुस्कुराकर उसकी शुभकामनाएं स्वीकार करती है। नैना को शुभकामनाएं देने के बाद आर्यमान वहां से विदा लेता है और वापस सैनिकों वाली गुफा में लौट जाता है। उधर नैना ध्यान लगाने के लिए बैठ गई थी और उसकी तपस्या शुरू हो जाती है। एक और नैना अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाने पर ध्यान दे रही थी, तो उधर दूसरी ओर मेनका भी अपनी बहन से मिलने के लिए काफी देर का सफर तय करके वत्सल साम्राज्य की राजधानी वत्सला पहुंच गई थी। वत्सला शहर के बीचों बीच बने इस राजमहल को काफी दूर से ही देखा जा सकता था। मेनका भी राजमहल तक पहुंच गई थी और द्वारपाल को अपनी पहचान बताकर भीतर प्रवेश कर जाती है। काफी बड़े इस राजमहल में अपनी बहन हेमा का भवन खोजने में मेनका को काफी समय लग जाता है। वो जब अपनी बहन तक पहुंचती है तो उसकी नजर दासियों से घिरी अपनी बहन पर पड़ती है। बहन को देखने के साथ ही मेनका की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। दीदी, दीदी हमें बचा लो दीदी, वो सब हमें मार डालेंगे। इतना कहते कहते मेनका अपनी बहन से लिपट जाती है। अपनी छोटी बहन को इस हाल में देख हेमा भी परेशान हो जाती है। क्या हुआ मेनका, तुम इतनी परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? हेमा के इस सवाल को सुन मेनका अपने सर पर उसका हाथ रख देती है। नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है, वो दादाजी और भैया। इतना कहते कहते मेनका की आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती है। अपने दादा और भाई के बारे में इस तरह सुन हेमा का भी दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है। क्या हुआ मेनका? दादाजी और देव को क्या हुआ है? बोलो मेनका, तुम चुप क्यों? अपनी बहन के सवालों को सुन मेनका खुद को संभालते हुए कहती है, वो नैना, उस नैना ने अपने एक साथी से दादाजी की हत्या करवा दी और भाई को भी घायल कर दिया। भाई बिस्तर पर लेटा और दादाजी का शरीर अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। मेनका से इतना सुनते ही हेमा का तो जैसे कलेजा ही फट जाता है। उसके मुंह से इसके बाद सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, तबाही। मैं तबाही मचा दूंगी। अपने दादा की मौत और भाई की इस हालत का बदला लेने के लिए क्या करेगी हेमा? क्या नैना को तपस्या के जरिए योद्धा के स्तर को और आगे बढ़ाने में मिलेगी कामयाबी?